अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में बारूद भी बरसता है और सफारतकारी भी जारी है। एक तरफ अमरीकी बमबार तैयारे ईरान में अहदाफ को निशाना बना रहे हैं तो दूसरी तरफ वाइट हाउस की दावा करता नज़र आ रहा है कि ईरान से बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं। सवाल यह है कि आखिर अमरीका चाहता क्या है। दूसरी तरफ ईरान ने भी दो टोक ऐलान किया है कि इस वक्त उसकी तवज्जो सिर्फ अपने दिफा पर है, जबकि चीन और पाकिस्तान जंगबंदी और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दे रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि क्या पाकिस्तान की सालिसी इस आग को ठंडा कर पाएगी या खित्ते के फैसले अब बड़ी ताकतों के हाथों में जा चुके हैं। एक तरफ जंग और दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये दोहरा खेल आखिर क्यों जारी है। अमरीका के असल अहदाफ क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, फिर इसराइल किस हद तक इस बहरान का रुख बदल रहा है और क्या सालिसी कामयाब होगी या मशरिक़ वस्ता एक तवील और तबाहकुन जंग के दहाने पर खड़ा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन्हीं अहम पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और पैनल की राय जानेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाजरीन हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े एटमी प्लांट कॉर्डन कॉलम की हज़ारों हसास फाइलें डार्क वेब पर लीक हो गई हैं। BBC ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय जो एटमी प्लांट से मालूमात की चोरी आलमी ख़तरा है। आलमी जोहरी माहरीन ने भारतीय सब अच्छा के दावे को मुस्तरद कर दिया है। सवाल ये है कि ये जो लीक हुई हैं तमाम तफसीलात, ये साइबर हमला है या सिक्योरिटी की बदतरीन नाकामी तस्वुर की जाए। क्या दुनिया भारतीय जौहरी तनसीबात पर एतमाद कर सकती है और क्या आलमी इदारे भारत से जवाब तलब करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसको देखेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आज बात करने जा रहे हैं कि आखिर इस मुल्क में गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। एक तरफ बिजली के बिलों का अजाब है, दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसकी तलवार अब तो हर रोज़ लटकती हुई नज़र आ रही है। तीसरी तरफ महंगाई का ना थमने वाला तूफान और चौथी तरफ गैर एलानिया लोड शेडिंग की अजियत। सवाल ये है कि महंगाई के सताए अवाम का पुरसाने हाल आखिर कौन है और क्या इस मुल्क में रिलीफ सिर्फ अदाद शुमार के लिए रह गया है, पेपर्स में रह गया और मुश्किल क्या सिर्फ आवाम के हिस्से में आई हैं। इस सवाल का जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईरान अमरीका तनाज़े की, इस कशीदगी की बात कर लेते हैं। अमरीका क्या चाहता है, ईरान क्या चाहता है, ऑप्शंस क्या हैं, इस पर बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ करा देती हूँ, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मंसूर जाफ़र साहब, एडिटर अल अरेबिया न्यूज़, माहिर अमूर मगरबी एशिया, और बाबर डोगर साहब ने भी स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मंसूर जाफ़र साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। मंसूर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है भरपूर तरीके से ईरान पर हमला कर रहा है और बमबारी का सिलसिला जारी है, और दूसरी तरफ वाइट हाउस ये दावा कर रहा है कि बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं। द $1 मिलियन क्वेश्चन इस कि अमेरिका चाहता क्या है, उसका अब ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका टारगेट क्या है। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आपका जो सवाल है उसका जो पहला हिस्सा है, मैं समझता हूँ उसी में जवाब भी पोशीदा है कि अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका वही चाहता है जो उनका व्हाइट हाउस चाह रहा है और जो वाशिंगटन को इतना कमज़ोर, इतना नातमा और इतना बिल्कुल निहत्ता करके मुज़ाकरात को इस मेज़ पे लाया जाए कि जिसके बाद ईरान से मैक्सिमम फेवर जो है वो ली जा सके और ईरान का वो हक भी उसे ना दिया जाए जो इस वक्त बैन-अक़वामी बरादरी और बिलखुसूस अमेरिका उसके लिए एग्री कर चुके हैं इन 14 नुकात की सूरत में। यही वजह है कि इस वक्त एक मामूली सी आप कह लीजिए ईरान की तरफ से एक वायलेशन या उसकी मिस जजमेंट जो है उसको बुनियाद बना के अमेरिका ने एक ऑल आउट वॉर जो है वो ईरान के खिलाफ अनलीश कर दी है। और ईरान भी जाहिर है उस रद्द-ए-अमल में फिर उन्होंने जो अवेलेबल ऑप्शन उनके पास मौजूद थे खित्ते में हॉरिजॉन्टल अटैक्स की सूरत में, वो उन्होंने अनलीश कर दिए। लेकिन इस बार इसकी हिद्दत पहले से इस लिहाज से ज़्यादा दिखाई दे रही है। ईरानी हमलों में उन्होंने माजी में उर्दन को इतना ज़्यादा निशाना नहीं बनाया, लेकिन इस बार उर्दन खुसूसी टारगेट है। और आज तो जो शाम का इलाका अतनफ है, वहाँ पे जो अमरीकी एयरबेस है वहाँ पे भी अमरीकी असासाजात को जो है निशाना बनाया गया है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन में दिखाई दे रही है इस वक्त जो बराह रास्त ईरान की तरफ से बचा हुआ है हमलों से, वो है सऊदी अरब। और उसके बारे में यकीनन जो पाकिस्तान बीइंग सालिस अपना कंसर्न इब्तिदा में ही ईरान को गोशगुजार कर चुका था, तो ईरान ने शायद उस पर कान धरे हैं और उस हवाले से उसकी नज़ाकत का एहसास है उन्हें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्ट वायलेशन वहाँ पे भी दिखाई दे रही है, बिलखुसूस ईरानी के एक हिमायत याफ्ता ग्रुप जो है हूसी, जो इस वक्त यमन के तकरीबन जो काफ़ी ज़्यादा हिस्से पर जो है वो काबिज है, बिलखुसूस सना का इलाका जो है उनके पास जो 2015 से उनके कब्जे में है, वहाँ से जो एक कार्रवाई की गई है सऊदी अरब पर मिसाइल दागा गया है, वो एक इनडायरेक्ट ईरानी के खाते में डाला जा रहा है कि ईरान की तरफ से ही या ईरान की आशीर्वाद
हासिल थी उस अटैक में। लेकिन बहरहाल अभी क्योंकि वो महाज किसी तरीके से सबसाइड हुआ है, लेकिन उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो आज भी इस वक्त सर उठाए पड़ी है खतरे की सूरत में। खासतौर पे जिस तरीके से जिस खदशे के पेश नजर सऊदी अरब ने सना पे एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की थी उस एयरपोर्ट पे, ताकि वहां पे ईरानी पासदारान इनकलाब के जहाज ना उतर सकें। और वो मंजरनामा जो माजी में देखने में आया था कि जब कासिम सुलेमानी नाम के एक ईरानी जनरल जो है वो इस नौयत की जो सरहद पार कार्रवाइयों की कुछ फोर्स थे उसके निगरान थे, तो उन्होंने शाम के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क डेवलप कर रखा था, खित्ते के दीगर ममालिक इराक में डेवलप कर रखा था। तो उस खदशे के पेश नजर क्योंकि इस वक्त जो आबराए हुर्मुज़ की बंदिश का कजिया इस वक्त सर उठा रहा है, उसको मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए या उसकी हिद्दत और शिद्दत को बढ़ाने के लिए ख्याल यही किया जा रहा है कि शायद हूसियों को इस वक्त जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा, वो बाहरा अमन में जो बाबुल मंदब नामे गुजरगाह है उसको भी चोक करने के लिए प्लानिंग करें, ताकि क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पे अच्छा मंसूर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको अलग से मैं डिस्कस करना चाहूँगी। आप नाए हुर्मुज़ के बाद अब बाबुल मंदब की जो बंदिश है उस पर मैं आपकी राय ज़रूर जानूंगी, लेकिन अभी गुफ्तगू में हम अब्दुल्ला साहब को भी शामिल कर लेते हैं, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान। अब्दुल्ला साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब्दुल्ला साहब हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका की तरफ से हमले भी किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वाइट हाउस ये दावा कर रहा है कि बातचीत के दरवाजे भी खुले हैं। तो सर अमेरिका चाहता क्या है, अमेरिका की असल तरजीहात क्या हैं, जंग चाहता है या मुज़ाकरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मंसूर साहब को और डोगर साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है अमेरिका चाहता क्या है, अमेरिका जो चाहता है वो मेरे ख्याल में नायब सदर JD वेंस ने बड़ा वाज़े बता दिया। उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से पैसे के जरिए, ताकत के जरिए इजराइल और जूइश लॉबी और जो ज़ायनिस्ट लोग हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अमेरिकन पॉलिसी साजों के ऊपर। और मेरे ख्याल में अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि JD वेंस की जिंदगी बहुत बड़े खतरे से दो चार है, और जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी तरफ इशारा लेके जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक इजराइल के अलावा किसी ने अमेरिका के अंदर पेनिट्रेट किया हो। जिन्होंने भी पेनिट्रेट किया हम सब जानते हैं, चाहे वो सीनियर बुश हो या चाहे वो आपको मालूम है कि जॉन F कैनेडी हो, ये तमाम के तमाम जो थे ये एक अपनी सोच को लेके आ रहे थे। और जाहिर है जो वहाँ यहूदी बैठे हुए हैं उनको ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हाँ, एक ज़माना था जब यहूदी ही सिर्फ पैसे वाले होते थे, लेकिन अब अमेरिका के अंदर और भी लोग आ गए, जैसे कि आपने देखा कि बावजूद मुखालफत हुई लेकिन ज़ोहरान ममदानी फिर भी इलेक्शन जीत गए, गो के उनकी मुखालफत सदर ट्रंप ने खुद भी की। हाउएवर, मैं इसको बात को मुख्तसर करते हुए कि अमेरिका चाहता क्या है, अमेरिका ये चाहता है कि 2 स्टेट कॉन्फ्लिक्ट से मल्टी स्टेट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डेवलप हो जाए, और इसमें इजराइल को बिल्कुल जैसे अलहदा कर लेते हैं उसको साइड पे कर दिया जाए, और यही देखें कि जो दोबारा हिकमत अमली जंग की है उसमें इजराइल कहीं नहीं नजर आ रहा, जबकि तमाम की तमाम कंसंट्रेशन वो यहाँ की है। जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, सऊदी अरब अपने आप को पहले ही इससे अपने आप को डिसोसिएट किया हुआ बैठा है, और यही वजह है कि सऊदी अरब से जो मिलिट्री एसेट्स थे वो उठा के जॉर्डन लेके जाया जा चुका है, और वहीं से ज्यादा हमले हो रहे हैं। अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक और नहज का कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, जिसके अंदर अरब दुनिया को एक मेरे ख्याल में टारगेट किया जा रहा है, और ये सिर्फ खलीजी ममालिक नहीं बल्कि अब अदर देन खलीजी ममालिक, जिस तरह से शाम के ऊपर हमला हुआ, जिस तरीके से हमने उर्दन पे हमले देखे, ये इस बात को इशारा कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जा रहा है। अभी जो हालिया एक खेप भी पकड़ी गई इराक के अंदर, जिसको कहा गया कि जी ये जा रही थी ईरानी, जिनको वो कहते हैं ईरानी प्रॉक्सीज के लिए जा रही थी, और वो फिर आपको पता है कि जो अहमद अल-शरा जिनको अबू जुलान भी कहते हैं, वो वहां उनका बयान भी सामने आया। लेकिन क्योंकि अरब दुनिया का इन्फ्लुएंस जुलान साहब के ऊपर ज्यादा है रादर देन के आप कहें कि अमेरिका की आशीर्वाद, इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन खोलना चाहेंगे जिसके अंदर अरब दुनिया खास तौर पे सऊदी अरब के कोर इंटरेस्ट को निशाना बनाया जाए। अभी तक बाबुल मंदब अगर नहीं बंद हुई या माजी के अंदर नहीं हुई तो उसकी वजह यह है
पाकिस्तान का किरदार और सऊदी अरब का ईरान के साथ अच्छा ताल्लुक, इसलिए अमेरिका ये चाहता है कि किसी सूरत ये ताल्लुक वास्ता तोड़ा जाए और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फरोग दिया गया ताकि पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ये जितने इवेंट्स हो रहे हैं इसके ताने बाने जोड़ें तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बाबर डोगर साहब, 2 स्टेट कॉन्फ्लिक्ट से मल्टी स्टेट कॉन्फ्लिक्ट क्या अमेरिका चाहता है या इसराइल चाहता है, और अमेरिका सिर्फ उस आइडिया को और उस गोल को अचीव करने के लिए इसराइल की मदद कर रहा है? देखें, ऑफ कोर्स इसराइल चाहता है, अमेरिका इसराइल के हाथों में खेल रहा है। जिस तरह से जेडी वैंस की जो स्टेटमेंट आई है कि किस तरह से कुशनर और किस तरह से स्टीव विटकॉफ जो हैं, ये दोनों जो ईरान के साथ डायलॉग थे, किस तरह से उनको सबोताज करने के लिए ये कोशिशें करते रहे और किस तरह से ये सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन थी लीक करते रहे, और किस तरह से उससे पहले भी सारी दुनिया को पता था कि कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो यहूदी लॉबी का हिस्सा हैं। कोई जेडी कुशनर जो है उसके जो ताल्लुकात हैं इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ वो सारी दुनिया को पता है। अब वो उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं है। गो के जेडी वैंस ने अब डिनाई कर दिया है स्टेटमेंट को, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो जंग थी, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग जो इसराइल के इतने करीब हैं वो ईरान के साथ डायलॉग कर रहे हैं, तो किस तरह से ये डायलॉग कामयाब हो सकते थे, किस तरह से ये डायलॉग आगे बढ़ सकते थे। और दूसरी तरफ जो ईरान है उससे भी कुछ गलतियां हुई ऐसे वक्त में जब पता है कि इन डायलॉग को सबोताज करने के लिए एफर्ट्स की जा रही हैं, साजिशें की जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ईरान को सिंगल आउट किया जाए। इसराइल ये डायलॉग कभी कामयाब होने नहीं देना चाह रहा था, तो ईरान को बड़ा मुहतात होकर चलना चाहिए था। ख़ास तौर पे जो उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही थी ईरान से, उसके साथ साथ मुजतबा खामनाई साहब की जो स्टेटमेंट्स थी, जिस तरह से वहाँ पर बैनर लग रहे थे कि ट्रम्प के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये अल्टीमेटली अमेरिका को या इसराइल को एक जस्टिफिकेशन मिली इस जंग को रिज्यूम करने के लिए। अब स्ट्रेटजी जिस तरह से अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे हैं बिल्कुल चेंज कर दी गई है। इसराइल जो है उसको इससे निकाल दिया गया है और अब ये जो जंग है ये डाइवर्ट हो रही है इस ईरान वर्सेज गल्फ स्टेट्स और उसके साथ शाम और जॉर्डन जो है वो भी उसमें शामिल हो गए हैं। और अगर इसी तरह से जंग जाती है, अगर ये रिटेलिएट होता है, अगर यूएई से रिटेलिएट होता है या कहीं से भी रिटेलिएट होता है, तो इसराइल और अमेरिका एक साइड पे चले जाएंगे और लड़ाई होगी बिटवीन ईरान एंड खलीजी स्टेट जो है, गल्फ स्टेट जो है वो आपस में लड़ेंगी। अब इसमें अच्छा, ईरान की जो स्ट्रेटजी है बाबर डोगर साहब, ब्रेक के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या है, क्या होनी चाहिए, और इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद अब बाबुल मंदब अगर बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया की मईशत किस तरह से हिल सकती है और पूरी दुनिया की मईशत किस तरह से डिस्टर्ब होगी, इससे अपने पैकेजी की बात करेंगे। मंसूर साहब, सवाल मेरा ये है कि जो ईरानी स्ट्रेटजी है क्या आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है? और जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं और फिर एट द एंड ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल साइड पे हो जाएगा और ये जो जंग है ये मुसलमान ममालिक के दरमियान ही शुरू हो जाएगी। तो ईरानी स्ट्रेटजी को कैसे आप देखते हैं और इसके अलावा ईरान के पास ऑप्शन क्या है? देखिए जी, ईरान इस वक्त अपने ख़ासतौर पर जो रिसेंट जनाजा हुआ है अली खामेनेई साहब का, उसके बाद उसको जो स्ट्रेंथ मिली है, खासतौर पे जो दाखिली तौर पे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ मिली है, डिप्लोमेसी के हवाले से उन्हें बड़ा बूस्ट मिला है, उससे वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुआ है और उसी के नतीजे में उन्हें बनाए हुर्मुज़ इस वक्त दूसरे मरहले में एक सोने की चिड़िया दिखाई दे रही है और वो समझते हैं कि इसके ज़रिए तमाम उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उसका मदावा मुमकिन है। वो इसको मैनिपुलेट कर पे इस पे अपना कंट्रोल कंसोलिडेट करके अमेरिका से अपनी बातें जो हैं मनवा सकते हैं। न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे दुनिया से, खत्ते से वो अपने तमाम डिमांड्स जो है पूरी कर सकते हैं। इस सोच और फिक्र के हवाले से अगरचे इस वक्त कंसेंसस नहीं दिखाई देता आपको ईरान के अंदर, बहुत सारी ऐसी इतलात है कि वहाँ पे भी 2 स्कूल ऑफ थॉट इस बारे में डेवलप हो चुके हैं। कुछ लोग आपने हुर्मुज़ के हवाले से बहुत सख्तगीर मौक़िफ़ जो है उसके हामी नहीं है और उस हवाले से फिर फ्यूचर स्ट्रेटजी जो बिल्कुल ईरान ने अडॉप्ट की है इस कंट्रोल को कंसोलिडेट करने के लिए अमेरिका के साथ टक्कर ले ली है और उसके नतीजे में फिर जो अब अमेरिकी रद्द-ए-अमल आया उन्होंने हमसाया ममालिक के साथ जो है इस वक्त सींग फंसा ली है। तो ये इस वक्त लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है वो ईरान को खित्ते के अंदर न सिर्फ
इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर तनहा करेगी, बल्कि वो प्रोसेस के जो इनिशिएट हुआ था बिल्कुल उसके इकोनॉमिक मूव्स को दूर करने के लिए और उसी तरीके से उसको बैन अवी फोल्ड के अंदर लाने के लिए वो तमाम का तमाम स्टैंड स्टिल पर आ जाएगा। और इस बात का खदशा अपनी जगह मौजूद है कि जो स्ट्रेंथ उन्हें पॉलिटिकली उस जनाजे के मौके पर मिली है, क्योंकि देखिए अवाम को तो इस वक्त मुश्किलात यूं के तूं बरकरार हैं, अगरचे जंग ने उन्हें वक्ती तौर पे जेल कर दिया है, एक इज़हार यकजहती जनाजे के मौके पे आया है, लेकिन खाली पेट वो कितनी देर इन तमाम चीजों को एंजॉय करेंगे या इनको रीजॉयस कर सकते हैं। उनके लिए इस वक्त जो अपनी इकोनॉमिक हार्डशिप्स है उसका मुताबा उनकी अव्वलीन तरजीह है और वो इसी आस उम्मीद पर अपनी हुकूमत उनके पीछे खड़े हैं और खासतौर पर जंग की तमाम सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं कि शायद वन डे उनके दलिदर दूर हो सके। लेकिन ऐसी सूरत में कि जंग हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में मुसलसल बढ़ती जा रही है, उसका दायरा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में खदशा इस बात का है कि कहीं वो तमाम पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हुकूमत के खिलाफ किसी रद्दअमल की सूरत में सामने ना आ जाए। बिल्कुल ठीक है। ईरान को और उनके पॉलिसी साजों को यकीनन इस बात पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए जी अवाम जो है उनका इंटरेस्ट इस वक्त जंग नहीं है। आपने ठीक है उनके बड़े नेशनल स्पिरिट है, वो बड़ा नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, लेकिन भूखे पेट जो है वो नेशनलिज्म को भी नॉरिश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। और खासतौर पे वो कहते हैं ना कि जब वो जो कहा जाता है कि जब आप बात करते हैं किसी को अकीदे की बात करते हैं तो वो खाली पेट वो भी नहीं पूरा कर सकता। ऐसे में ईरान को अपने जमीनी हकायक को जरूर ज़हन में बिल्कुल सही। मंसूर साहब आपका पॉइंट आ गया, यही सवाल मैं अब्दुल्ला साहब के सामने रखना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, ईरानी जो स्ट्रेटजी है आप भी समझते हैं कि ईरान इस वक्त थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है और ये जो हद से ज़्यादा एतमाद है या इसको हम मिस कैलकुलेशन भी कह सकते हैं, ये ईरान के खिलाफ भी जा सकती है? दोनों साइड्स जो हैं वो मेरे ख्याल में ज्यादा पुरएतमाद हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ईरान के ऊपर है, लेकिन जहां तक मंसूर जाफर साहब ने बात की आइसोलेशन का, तो आइसोलेशन में कौमें बनती हैं, बिगड़ती नहीं हैं। और वन ऑफ द रीजन कि आज ईरान खड़ा है तो वो 47 साल की आइसोलेशन है। आप देख लें शेब अबी तालिब के बाद इस्लाम बढ़ा ना, ये आप देख लें नॉर्थ कोरिया को देख लें, आइसोलेशन में बना, न्यूक्लियर पावर बना और आज दुनिया के अंदर एक नाम है उसका। तो जो लोग चलें आइसोलेटेड नहीं है वो तो खुश है ना। क्या पाकिस्तान का सारा सिफारती मामला पूरी दुनिया के सामने नहीं है, बेहतरीन है, लेकिन फिर भी तमाम नवाज़ात भारत के ऊपर की जाती हैं, तो ये भी एक रियलिटी है। अफगानिस्तान को ही देख लें कि दुनिया उसकी मुखालिफ है लेकिन तमाम नवाज़ात जो है वो अफगानिस्तान पे की जाती हैं। हाउएवर देखिए जो ईरान की अभी बहुत सारे मसाइल हैं, स्कूल ऑफ थॉट हर जगह 2-3 जरूर मौजूद होते हैं। अगर अमेरिका में मौजूद है तो ईरान में भी कोई अचंभे की बात नहीं है। हाउएवर ये देखना है कि डोमिनेटिंग कौन सा है। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि बेरोजगारी ईरान के अंदर बढ़ी है, मुश्किलात पैदा हो रही हैं। बिजली की तरसीलात पर जब हमले हुए तो उससे बिजली कम इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं, जो कि मुश्किल हो जाएगा। गर्मियों के दिन हैं, मुश्किलात हैं, उनकी इंडस्ट्री है, जो कुछ भी है, पानी है, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी है, बिजली से मुंसलिक हैं। फिर इसी तरीके से अगर उनकी तेल की पैदावार, जिसके ऊपर देखें ना आप, टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं जो कि ईरान के तेल के टैंकर्स हैं, और अगर ईरान तेल प्रोड्यूस नहीं करेगा और चाइना भी नहीं खरीद रहा, क्योंकि उनकी जो टी पॉट इंडस्ट्री थी जो कि तमाम बुनियादी तौर पे इलीगल ऑयल खरीदती थी दुनिया के अंदर चाइना की, अब उसने भी मुतबादल तलाश कर लिए हैं और वो ईरान से नहीं ले रही। अच्छा अब्दुल्ला साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो खबर ये चल रही है कि ओगरा रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन करेगा। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो मामला है उसके साथ अब बाबुल मंदब भी ज़बान ज़दे आम हो गया है। अगर उसकी भी बंदिश हो जाती है तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया किस तरह से मुतासर होगी और किस तरह से हमें इससे बाहर निकलना है। पाकिस्तान तो भरपूर कोशिश कर रहा है, चीन ने भी अपना रोल प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन आप नहीं समझते कि दीगर ममालिक को भी मिलकर इस कशीदगी को कम करने के लिए अहम रोल प्ले करना चाहिए?
देखिए, इट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड जो कि शायद ईरान के पास मौजूद है, जो ये समझ रहा है, जो वो कैलकुलेट कर रहे हैं, दे मे बी रॉन्ग, लेकिन याद रखें जंगें हमेशा मिस कैलकुलेशन पे ही शुरू होती हैं और हमेशा मज़ाकरात की टेबल पे आके अपने इख्तिताम पजीर होती हैं। इसलिए मुझे मज़ाकरात के अंदर तो कहीं भी ये नजर नहीं आ रहा कि वो खत्म हो गए। हाउएवर कि जो आपने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि इस नहज पे लाया जाए दुनिया को, यूरोप को, पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, कि वो अमेरिका के सामने खड़े हो जाएं और कहें कि जी इनफ इज इनफ। और क्योंकि इससे बराह रास्त हमारी मईशत, हमारे मुल्कों को अफेक्ट हो रहा है। अमेरिका के पास तो वेनेजुएला का भी तेल जो उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और अमेरिका का अपना तेल भी मौजूद है, लेकिन असल मसला पूरी दुनिया को है। अब जो नेटो की अगर हम बात कर लें, देखिए नेटो का नेटो तो इनके ऊपर पल रहा था ना, अमेरिका के पैसे पे, वो हो या ना हो मेक्स नो डिफरेंस। हाँ, सिर्फ ये हो जाता है कि जी और ममालिक भी शामिल हैं क्या, और ममालिक की जो फौजें हैं वो इतनी प्रोफेशनल हैं कि वो अमेरिकन फौज से बहुत बेहतर हैं, तो ये भी गलत बात है। इसलिए ये असल में एक अपनी सिफारती तन्हाई दूर करने का तरीका है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो ओगरा की जो प्राइसेस रोजाना का बुनियाद के ऊपर तय करना, मेरा ख्याल है कि यहाँ हुकूमती नाअहली भी नजर आती है। ये आप पूरे पाकिस्तान का निजाम दरहम बरहम कर देंगे, आपकी तमाम चीजें फ्यूल से कनेक्टेड हैं, आप रोजाना क्या तब्दील करेंगे, ये एक अजीब जिसको कहते हैं ना कि आधा तीतर आधा बटेर बन जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये देखें जवेरिया बीबी, बात यह है कि पाकिस्तान का 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर ईरान के साथ है। हमने उनके साथ तेल की तिजारत बाय रोड क्यों नहीं करते? हमें क्या जरूरत है? हुरमुज बंद है या नहीं है? तो हमारी तरफ से जो कहते हैं ना जी हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी 14% जरूरियात तो ऑलरेडी इलीगल ट्रेड के जरिए पूरी हो रही हैं। लेकिन अगर हम इसको लीगलाइज करते हैं तो ना सिर्फ $820 मिलियन का हमें फायदा हो सकता है, बल्कि हमारा ट्रेड भी लीगल हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ईरान पे से पाबंदियां उठी थी तब हमारे लोग ख्वाबे खरगोश में थे और उनको सिर्फ सीधी सी बात मेरी यह है कि उनको कमीशन नहीं मिल रहा था, उनको इसके अंदर कहीं अपने जाती माल बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। इस वजह से कभी वो कह रहे थे कि ये तेल भारी है, ये हम प्रोसेस नहीं कर सकते फलाना। भाई आप ना लो प्रोसेस, आप प्रोसेस ले लो, वो आपको सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया। बाबर डोगर साहब, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों का तयन करेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी वेबसाइट पर कीमतें शाया होंगी। यानी अब हर रोज़ हम उठ के दीगर खबरों के साथ ये भी देखेंगे कि आज पेट्रोल कितने का है। कितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी इससे? ये मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये पॉसिबल किस तरह से होगा। जो ऑयल कंपनीज जिस तरह से जो ऑयल की सप्लाई चेन है वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर तो पेट्रोल नहीं आ रहा, तो पेट्रोल पंप जो है वो अगर हफ्ते में एक दफ़ा वो पेट्रोल खरीदते हैं और यहाँ पे रोज़ फ्लक्चुएट करेंगे तो किस तरह से वो सस्टेन करेंगे, किस तरह से कंपनी सस्टेन करेंगी, किस तरह से पेट्रोल पंप सस्टेन करेंगे। और लोगों के लिए भी ये मसला है। अभी गवर्नमेंट ने, अभी मैं सुन रहा था वज़ीर पेट्रोलियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने बड़े फ़ख्रिया अंदाज से कहा जी देखें प्राइम मिनिस्टर ने 75 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है वो कम की थी, तो वो इतना बड़ा एहसान था। मेरा मतलब उसी प्राइम मिनिस्टर ने 150 रुपया कीमत बढ़ाई भी थी, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और पेट्रोलियम एसोसिएशन ने इसको मुस्तरद कर दी है ऑलरेडी। जब 425 रुपये पेट्रोल की कीमत हुई थी तो वही प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था और उन्होंने ही बढ़ाई थी और उसमें से 75 रुपये कम किए जब पेट्रोल की कीमत $76 पे आ चुकी हुई थी, उस वक्त 75 रुपये। यानी कि ये नहीं है कि अवाम बेचारी तो पिस गई, मर गई, उसको अभी तक गवर्नमेंट ने रिलीफ क्या दिया। वो अवाम जो 425 रुपये का पेट्रोल खरीदती रही उसको फिर 300 रुपये का ही मिला, 365 रुपये तो वापस नहीं आया, 265 रुपये तो वापस नहीं आया। अब रोज़ाना की बुनियाद पे ये होगा कि कभी 15 रुपये बढ़ गया, कभी 10 रुपये बढ़ गया, कभी 4 रुपये बढ़ गया। तो ये पेट्रोल की कीमत अल्टीमेटली जिस तरह से आप कह रही हैं कि बहरे हम मंदब जो है अगर वो बंद हो जाता है, अगर यहाँ से भी पेट्रोल की जो सप्लाई चेन है वो नहीं होती, पेट्रोल की कीमतें आगे जाती हैं,
تو مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے بھی سب سے زیادہ جو افیکٹڈ تھی وہ پاکستان کی عوام تھی. اب گورنمنٹ پہ پریشر ہے اور اس پریشر کو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے روزانہ کی بنیاد پہ 10-15 روپے کی فلکچویشن آئے گی, اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا, بجائے اس کے کہ ہم دوبارہ پھر 100-150 روپے بڑھائیں. تو یہ گریجولی اس کو اس نے اوپر ہی جانا ہے. آخری اس چنک کا سوال میں کرنا چاہوں گی کہ پھر ہر پیٹرول پمپ پہ پیٹرول کی پرائس ڈفرینٹ ہوگی جس طرح سے آپ نے کہا سپلائی کے اکارڈنگ, یعنی اس طرح سے ہر سٹور جہاں سے چینی اور دیگر ضروری اشیاء جو ہیں وہ مختلف ریٹس پہ مل رہی ہیں, تو اب پیٹرول بھی ایسا ہی ہو جائے گا؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی انہوں نے اوگرا کو فالو کرنا ہے. پیٹرول پمپ نے اپنی مرضی کا ریٹ تو نہیں دیتے تھے, لیکن میرا 12 بجے کے بعد روزانہ ایک نیا ریٹ ہوا کرے گا روزانہ کی بنیاد پہ. تو یہ تو اب پہلے ایک ہفتے کا تھا, گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ تھوڑی سی سبسڈی دیتی ہیں, کچھ بھی کرتی, پیٹرول کی قیمتوں کو سسٹین کرتی, تھوڑا سا اپنی گورنمنٹ جو اپنے خرچے کم کر لے, اپنے خرچوں پہ کنٹرول کر لے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس سے ملک کے اندر جو کیوس ہے اور جو انسٹیبلٹی ہے وہ مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ناظرین, ہمیں بریک پہ جانا ہے. منصور جعفر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بریک سے واپس آئیں گے تو بھارت کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ کوڈن کالم کی ہزاروں حساس فائلیں جو ہیں وہ لیک ہوئی ہیں, یہ کس طرح سے ہوئی ہیں, اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے, اور سیکیورٹی لیب کتنا بڑا ہے. یہ بھارت کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ کوڈن کالم کی ہزاروں حساس فائلیں ڈارک ویب پر لیک ہوئی ہیں, اور بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایٹمی پلانٹ سے معلومات کی چوری عالمی خطرہ ہیں, اور عالمی جوہری ماہرین نے بھارتی سب اچھا کے دعوی کو مسترد بھی کر دیا ہے. عبداللہ صاحب, یہ کوڈن کالم لیک سائبر حملہ ہے یا سیکیورٹی کا ایک بدترین نظام ہے, سیکیورٹی ناکامی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ جی, یہ ایک انتہائی میرے خیال میں آج پوری دنیا کا سب سے حساس ترین موضوع بن کر ابھرا ہے اگر کوئی سمجھے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ IAEA دنیا کا سب سے خطرناک اور غیر محفوظ پروگرام بھارت کے نیوکلیئر پروگرام کو گردان چکی ہے, بتا چکی ہے. اس سے اور اس سے بھی پہلے تقریباً آج تک بھارت کے اندر 120 FIRs رجسٹرڈ ہیں جس کے اندر نیوکلیئر فسائل میٹیریل ان فیسلٹیز سے چوری ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ تابکاری پھیلنے کی وجہ سے وہاں کے لوگ بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں, کئیوں کی جانیں جا چکی ہیں, اور کئی جو ہیں وہ سرطان جیسی اور دیگر بیماریوں کے اندر بیچارے پھنس چکے ہیں. غریب لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا ہے. لیکن یہ جو بات آئی ہے اب یہ کوڈن کالم کی جانب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے بھارت کے اندر اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ رویے موجود ہیں کہ ڈارک ویب پہ چیزیں ان کی موجود ہیں جس کے اندر متعدد راز, متعدد چیزیں اور سینسیٹیو مٹیریل یہ سارا کچھ شامل ہے. اس کے باوجود بھارت کے ساتھ دنیا کا جو روابط ہے وہ ان میں کوئی کمی نہیں آئی. کسی ملک نے یہ احتجاج ریکارڈ نہیں کیا سمیت ان ممالک کے جنہوں نے ان کو نیوکلیئر ری ایکٹرز پرووائڈ کیے تھے کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو اور یہ کس طریقے سے چل رہا ہے کام. تو یہ اب میرے خیال میں یہ چیز تو بھارت کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ تو بنی ہے, لیکن اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بری طریقے سے ناکام ہوئی ہیں. اسی طریقے سے جو ان کی نیوکلیئر سے ریلیٹڈ ان کے جو آفیشلز ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر کا بھیدی اس میں شامل نہ ہو. اس سے تو بڑی وضاحت سے یہ نظر آتا ہے کہ بھارت ایک غیر ذمہ دار نیوکلیئر ملک ہے. پہلے بھی انہوں نے پوکھران میں جب کیا تھا تو دنیا سے چوری کر کے باقاعدہ اس پہ تو ان کی ویڈیو اور فلم بھی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر وہ کس طریقے سے چھپا کے کام کرتے تھے, اور پھر انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ٹٹپنجیا سا ایک نیوکلیئر ایکسپلوژن کر کے دکھایا تھا. اور آپ پاکستان کے ساتھ کمپیریزن کر لیں پوکھران کو اور چاغی کو تو میرے خیال میں I need not to say a single thing about it. بالکل صحیح عبداللہ صاحب, پوائنٹ آ گیا. میں یہی سوال بابر ڈوگر صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گی. بابر ڈوگر صاحب, بھارت کی جو لاپرواہی ہے کیا قیمت پوری دنیا اب اس کی چکائے گی, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ کیا جو یہ جوہری تنصیبات ہیں, بھارتی جوہری تنصیبات, دنیا اب اس پر اعتماد کر سکتی ہے؟
دیکھیں کوڈن کولم جو انڈیا کا سب سے بڑا جوہری پاور پلانٹ تھا، اس میں اس کا جو کنسٹرکشن کا اور انجینئرنگ کا جو ٹھیکہ تھا وہ ریلائنس گروپ کے پاس تھا، اور ریلائنس گروپ کے جو سرورز ہیں ان کو ہیک کیا گیا ہے. رائٹرز اور بی بی سی میں یہ سٹوری موجود ہے کہ ریلائنس گروپ کے جو سرورز تھے ان سے یہ سارا ڈیٹا لیک کیا گیا، جس میں اس کا کولنگ پوائنٹ، اس کے اندر کے ٹوٹل بلیو پرنٹس، وہاں پر سارے گیجٹس، وہاں پہ مشینری، اکوپمنٹ جو ہیں، اس حوالے سے ساری انفارمیشن جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، جو کہ بلیک ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور اس پہ ریلائنس گروپ نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کے ہیکرز جو ہیں ان کے جو سرورز جو ہیں ان کو ہیک کیا گیا ہے. اب یہاں پر میرا مطلب ہے کہ ایک اتنا بڑا پاور پلانٹ جو ہے اس کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ وہاں پر ویب سائٹ پر موجود ہے، اور اس پہ کوئی بھی وہاں پر اٹیک کر سکتا ہے، کوئی وہاں پر زبردستی انٹری کر سکتا ہے، جس کی اس کی ہر چیز. تو اس سے ایک ساری دنیا کے لیے ایک تھریٹ ہے، ایک خوف ہے کہ ایک نیوکلیئر پلانٹ جو ہے اس کی ساری انسائڈ انفارمیشن جو ہے وہ دنیا کے ہر بندے کے پاس ہے. کسی بھی ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ اس پہ اٹیک کر دے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ ساری دنیا کو بھگتنا پڑے. اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ انڈیا جو ہے وہاں پر جو نیوکلیئر پلانٹس ہیں وہ کتنے سیف ہیں، ان کی سیکورٹی جو ہے وہ کتنی اس پہ کہ اس کے کتنی بڑی لاپرواہی ہے. یہ بالکل صحیح. عبداللہ صاحب، کیا عالمی ادارے بھارت سے اس چیز پہ جواب طلب کریں گے؟ کرنا تو چاہیے. جی، جواب تو ضرور طلب ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہے پہلے بھی چاہے وہ پانی کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہو، وہ وہاں ریپ کیسز ہوں، وہاں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہو، وہ آپ 7 اسٹیٹس کے اندر مظالم دیکھ لیں، وہ سکھوں کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف، ہر جگہ ان سے تو مطالبہ تو کیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیا گیا. حد تک کہ ابھی یونائٹڈ نیشن نے جو ان سے بات کی تھی اس میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے آرٹیکل 51 کا جو استعمال کیا تھا پاکستان کے خلاف وہ ناجائز تھا، اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اور آپ پاکستان سے اس بات پہ معافی مانگیں. یہ بات تو لکھی بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی اس قسم کا کردار نہیں ادا کیا. یہ میں نے آپ سے کہا پہلے بھی یہ وارداتیں تو ہوتی رہی ہیں نا، کہ فشائل مٹیریل چوری ہو جانا. آپ جسٹ امیجن کہ یہ اتنا بڑی واردات ہے، اور پھر بھارت اپنے آپ کو رائزنگ اور شائننگ انڈیا کے نام میں باتیں بتاتا ہے. میرے خیال میں نریندر مودی کو اپنے گھر پہ توجہ دینی چاہیے. اس کا گھر ٹوٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ صرف ٹیررسٹ گروپ کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ان کے اس حد تک ایکسیس رکھتے ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کیونکہ یہ ان کی جو کیمراز ہیں، چیزیں ہیں، ان کو ایکسیس کیا تو ان کو پتہ بھی ہوگا کہ پھر آگے چیزیں کیا ہوتی ہیں. یعنی کہ یہ تو انٹر لنکڈ ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ایٹمی راز کسی ایسے ملک کو بھی دیے جا سکتے ہیں جو پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث ہو؟ کیونکہ یہ افغانستان کے ساتھ جو کہ اس ٹائم پہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے اور پاکستان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اور بھارت کا الائے بنا ہوا ہے پورے ریجن کے لیے، تو وہاں بھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو انڈیا کہیں نہ کہیں کیا یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے؟ کیا یہ جان بوجھ کے کوئی سازش کی گئی ہے جس کے اندر افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش ہے؟ اونلی ٹائم کین ٹیل اباؤٹ اٹ. بالکل صحیح ہے. بابا ڈوگر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ انٹینشنلی بھی یہ ہو سکتا ہے بھارت کی طرف سے؟ اور پھر یہی سوال آپ کے سامنے بھی کہ عالمی ادارے کیا جواب طلب کریں گے بھارت سے؟ دیکھیں، جس طرح سے عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ عالمی ادارے جو ہیں بھارت جو مرضی کر لے، چاہے وہ کشمیر پہ جو دیکھیں وہ یو این او میں وہ کیس ہے اور انہوں نے اس کی حیثیت ہی چینج کر دی، اور جو مرضی کر دے، وہ پاکستان کا پانی روک لے، یونیلیٹرلی وہ پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو ختم کر دے، وہ مائنورٹی کے ساتھ جو مرضی کرتا، پھر دنیا خاموش ہے. دنیا صرف ان کو اسلامی ملک نظر آتے ہیں، ان کو سینکشنز کے لیے پاکستان نظر آتا ہے، ایران نظر آتا ہے، گلف اسٹیٹس نظر آتی ہیں. لیکن جہاں انڈیا کا معاملہ آتا ہے، دنیا کی ورسٹ ہیومن رائٹ وائلیشن جو انڈیا میں ہو رہی ہے، مائنورٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا کے سامنے ہے، تو دنیا خاموش ہے. تو بالکل میں عبداللہ صاحب سے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ اب انہوں نے ریلائنس پہ ڈال دی ہے. ریلائنس چلیں، اس کی ساری دنیا میں برانچیز ہیں، وہ یہاں پر اسی بہانے سے یہ ساری ٹیکنالوجی کہیں بھی شفٹ کی جا سکتی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، اور اسی یہ خانستان جو ہے اس کو. ناظرین، مہنگائی کے ستائے عوام آخر کب تک قربانی دیتے رہیں گے؟
आखिर कब तक एक आम आदमी अपने बच्चों की ख्वाहिशात को मार कर सिर्फ जिंदा रहने की कीमत अदा करता रहेगा? इस मुल्क में शायद सब कुछ महंगा होने के लिए है सिवाय इंसान की मेहनत के। तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, लेकिन बिजली, पेट्रोल, गैस, सब्जियां और रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर चीज़ के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि गरीब आदमी आखिर कहाँ जाए? एक तरफ बिजली एक बार फिर महंगी करने की तैयारी, ₹1.20 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त जमा हो चुकी है, जिससे अवाम पर 18 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है। तो दूसरी तरफ लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजाब बना रखी है। और इसके साथ साथ आज ये भी फैसला हुआ है कि अब रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत का तयन ओगरा करेगी। क्या ये जुल्म नहीं कि अवाम भारी बिल भी अदा करे और अंधेरों में भी जिंदगी गुजारे और मजबूरी में जिंदगी गुजारे? क्या बुनियादी सहूलत भी अब सिर्फ इस्तात रखने वालों का हक बनती जा रही है? सवाल यह है कि बिजली चोरी आखिर करता कौन है और इसकी कीमत कौन अदा करता है? क्या बिजली चोरों को पकड़ने की बजाय ईमानदार सार्फिन की जेबों पर डाका डालना सबसे आसान तरीका बन चुका है, सबसे आसान रास्ता बन चुका है? आखिर हर हसारे, हर नाहली और हर मौशी बहरान का बोझ सिर्फ अवाम ही क्यों उठाती है? पेट्रोलियम मसनूआत की जैसे हम बात कर रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब हर रोज़ कीमतें बढ़ेंगी। डीजल 40 रुपये और पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर तक महंगा होने का इंदिया पहले ही दे दिया गया था। अगर ऐसा होता है और अगर ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइसेस भी इंक्रीज़ करता है तो जनाब सिर्फ गाड़ियों के पहिए नहीं रुकेंगे, बल्कि महंगाई का एक नया तूफ़ान हर घर के दरवाजे पर दस्तक देगा। क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी तो सब्जियाँ, फल, आटा, चावल, किराए और रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर चीज़ हर रोज़ की बुनियाद पर महंगी हो जाएगी। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी खतरे की घंटी बजा रही है। एक ही हफ्ते में महंगाई में इजाफा, टमाटर, चिकन, LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमायां बढ़ोतरी। सवाल यह है कि एक सफ़ेद पोश तबका आखिर अपने महदूद वसाइल में किस किस चीज़ का हिसाब रखे? बिजली का बिल अदा करे, बच्चों की फीस जमा करवाए, घर का राशन खरीदे या दवाई लेकर आए? क्या हुकूमत ने कभी महीने के आखिरी हफ्ते में एक मुतवस्सित तबके के ख़ानदान का बजट देखा है? और सबसे अहम सवाल, क्या इस मुल्क में महंगाई की भी कोई हद मुकर्रर है या नहीं? जब कीमतें बढ़ती हैं तो कहा जाता है कि आलमी मंडी इसकी जिम्मेदार है, लेकिन जब आलमी मंडी में कीमतें कम होती हैं तो आवाम को मुकम्मल रिलीफ आखिर क्यों नहीं मिलता? क्या जो मौशी पॉलिसीज़ हैं सिर्फ अदाद शुमार बेहतर बनाने के लिए बनती हैं या आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए भी बनती हैं? आवाम जानना चाहते हैं कि महंगाई के इस ना खत्म होने वाले अजाब का खात्मा कब होगा? बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? क्या गरीब आदमी के लिए कोई मौशी पॉलिसी भी नहीं है? और सबसे बढ़कर इस मुल्क के 22 करोड़ से जायद आवाम का पुरसाने हाल आखिर कौन है? ये वो सवाल हैं जो आवाम जवाब जिसका जानना चाहती है और जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं वो इसका जवाब देने से कासिर नज़र आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।